नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है जो केसेस, जो मुकदमे किसी कारणवश बंद कर दिए जाते हैं माननीय कोर्ट के द्वारा, क्या उनको पुनः ओपन किया जा सकता है या खोला जा सकता है। इस मूल विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री चंद्रशेखर आसी जी। आप भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं और दूसरे हमारे साथी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं श्री सुनील गोयल जी। आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी के बीच में हमारे साथ में पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आदरणीय किरण सेठी जी। साथ ही चूँकि विषय बड़ा व्यापक है और बिंदुवार चर्चा के लिए सबसे पहले मैं बड़ी साथी आशी जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि किन्हीं भी मामलों में जब भारत की न्याय व्यवस्था के अनुसार या पुलिस व्यवस्था के अनुसार आशी जी, जब कोई भी केस बंद कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा और हमें ऐसा पता लगता है या किसी तरह से पता लगता है कि भाई ये केस रीओपन करना चाहिए, तो वो रीओपन कैसे होगा? ऐसा है कि जब भी न्यायालय के सामने कोई भी मुकदमा आता है तो उसमें न्यायालय के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो भी पार्टी है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जी। इंसाफ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं। जब भी कोई फैसला दिया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि इसके अंदर जितने भी साक्ष्य हैं, एविडेंस है, एक तो ये है कि क्या वो जो साक्ष्य है उसको पूरी तरह से देखा गया है, उसके बाद कोई फैसला आया है, और या फिर ये है कि कोई साक्ष्य मौजूद था लेकिन उसको किसी भी वजह से देखा नहीं जा सका या दिखाया नहीं जा सका, या ये कह सकते हैं कि नजरअंदाज, किसी भी वजह से नजरअंदाज हो सकता है। तो उसके बाद अगर कोई फैसला आया है और वो जो साक्ष्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उस साक्ष्य की वजह से जो फैसला है कि उसके अंदर कोई दोषी है या निर्दोष है, उस पर एक महत्वपूर्ण, क्योंकि उसमें निर्णय बदलने का भी एक वो हो सकता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निचली अदालत को कह सकता है कि इस साक्ष्य को, इस पीस को देखा जाए, जिससे कि फैसले में इंसाफ हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे मामलों में, हालांकि बहुत रेयर केसेस में चीज आती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सजा हो गई जिसको सजा नहीं होनी थी, कोई अपराध किसी दूसरे आदमी ने किया क्योंकि उसको सजा नहीं हो पाई या वो बच गया, तो उन मामलों में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि संदेह होता है, संदेह का लाभ या संदेह का वो ये देखा जाता है कि अभियुक्त की तरफ, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर बेगुनाह भी कोई है उसको दंडित नहीं किया जा सकता जी, और जो गुनाहगार है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। तो उसमें अगर कोई चीज छूट गई है जी, और क्यों छूटी है उसके कारण की विस्तृत तौर पे उसकी जो है समीक्षा होती है जी, और जब समीक्षा उस एविडेंस की होती है उसको दोबारा से देखा जाता है, उसको डी नोवो ट्रायल भी कई बार कहते हैं जी, तो उसको दोबारा से देखा जाता है, उस पर जो है देखने के बाद फिर उसको जो फैसला अगर बदलता है, क्योंकि कोर्ट के सामने दोनों पार्टी, एक तो जिसका कोई परिवार का कोई सदस्य जो प्रभावित है, जो प्रभावित है जो, तो उसमें आप उसको विक्टिम भी कह सकते हो जी, जो उससे प्रभावित है, और दूसरा गुनहगार जी। तो जो गुनाहगार है, कोर्ट जो है पहले से ये नहीं मानती कि कोई गुनाहगार है या कोई दोषी है या निर्दोषी है। सब चीजें देखने के बाद, सब तर्कों को सुनने के बाद वो फैसला देती है कि ये आदमी गुनाहगार है कि नहीं। गुनाह जो है किसी भी डाउट से, किसी भी तरह से, मतलब वो जो है हर तरह जब उसके खिलाफ जाती है तब उसको गुनाहगार ठहराया जाता है जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में वो जो है कोर्ट उसकी पुनः समीक्षा कर सकती है, लेकिन वो रेयर केसेस में होती है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज अवेलेबल होती है, उसके बाद भी अगर वो उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाता तो एक बात अलग है, लेकिन अगर वो चीज मौजूद थी और किसी का ध्यान भी नहीं गया, और तब उसको कोर्ट जो है निर्देश दे सकती है कि इसकी दोबारा से समीक्षा की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील गोयल जी, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल यह है कि जिस तरह से अभी चंद्रशेखर आशी जी ने बताया कि कोई भी केस बंद हो गया, किसी को सजा नहीं हुई, हमें पता लगा कि जो अपराधी था वो अब 10 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद या 20 साल बाद अब पकड़ा गया है, किसी भी तरह से उसके बारे में पता लगा। ऐसे मामलों में जबकि केस हमारा बंद हो गया है और अपराधी के बारे में अब पता लगा है, उस मामलों में कानून क्या कहता है? देखिए, जब कभी कोई अपराधी के ना मिलने की वजह से कोई केस अगर क्लोज हो जाता है जी, तो उस केस को हम लोग ये बोलते हैं कि केस जो है वो भी फिलहाल जो है कोल्ड स्टोरेज में चला गया जी, और अभी वो केस पेंडिंग रहता है। केस अगर हम टेक्निकल बात करें तो केस बंद नहीं होता जी, वो कुछ टाइम के लिए कोल्ड स्टोरेज में चला गया जब तक कि अपराधी मिल ना जाए जी जी।
कई बार ऐसे वाक़े आते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ते हैं कि भी 5 साल बाद फलाना फलाना अक्यूज किसी दूसरी स्टेट के अंदर कोई भेष बदल के रह रहा था। बिल्कुल, नाम बदल कर भेष बदल के रह रहा था और पुलिस अचानक पुलिस के कब्जे में आ जाता है। जी। तो ऐसे केसेस के अंदर जैसे ही वो पुलिस के कब्जे में आता है, जो केस अब तक कोल्ड स्टोरेज में चला गया था, तो पुलिस एक एप्लीकेशन जो है मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट व्हाटएवर इज द केस, उसके सामने एक एप्लीकेशन लगाती है कि भी अब हमने एक्यूज को पकड़ लिया है, तो इस केस को जहां पर इसको रोक दिया गया था उस स्टेज से फिर दोबारा से इसको चला लिया जाए। तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को देखती है, जो कि गुनाहगार है, अगर उसकी आइडेंटिटी के ऊपर अगर कोई डाउट नहीं है तो वो केस फिर उस स्टेज से दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे केस के अंदर जो भी पूरे स्टेजेस होती हैं, गवाही वगैरह होती हैं, पहले प्रोसिक्यूशन अपने गवाह लेकर आता है, तो जो गुनाहगार है वो अगर कोई अपने गवाह लेकर आना चाहे तो वो अपने गवाह लेकर आता है। दोनों की गवाही पूरी होने के बाद में फिर जज साहब अपना फैसला देते हैं। जी, इसी से संबंधित सुनील जी एक सवाल और है, बिल्कुल सीधा सा सवाल ये है कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये इस चीज़ का ये प्रोसीजर है, कई बार हमें पता है कि अपराधी ये है, यानी कानून को ये पता है या उससे संबंधित जो जांच करता है उसको ये पता है कि अपराधी ये है, अपराधी हाथ नहीं आ रहा है। जो सम्मन की प्रोसीडिंग्स है, जो वारंट की प्रोसीडिंग है, जो 82 CRPC की है, जो या 83 CRPC की है, और जो PO डिक्लेयर करके नहीं की जो उस प्रोसीडिंग है, वो सारी करने के बाद में फिर हमें पता लगता बहुत दिन बाद कि वो आदमी पकड़ा गया, वो अपराधी पकड़ा गया। तो उन मामलों में कानून कैसे काम करता है? ये वहां पर भी यही सेम प्रक्रिया लागू होगी जी। 82-83 की प्रोसीडिंग एक्चुअली क्या होती है जी। कि भी एक अपराधी है जी। उसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि भी ये अपराध जो हुआ है वो इस पर्टिकुलर अपराधी ने किया है जी। उसके बाद में प्रोसीडिंग चलती है, वो बेल अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट सपोज उसको बेल दे देती है। नाउ जो आदमी बेल पर चला गया और वो सपोज बेल लेने के बाद में ट्रेसेबल नहीं है, भाग गया जी, तो उसके बाद में कोर्ट प्रोसीडिंग्स करती है। कोर्ट पहले उसको बेलेबल वारंट इशू करेगी जी। बेलेबल वारंट के बावजूद भी नहीं आता है तो उसको नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी। नॉन बेलेबल वारंट के बावजूद भी अगर वो नहीं आता है तो कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग चालू करती है, जिसको हम आम भाषा में PO बोलते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको अगर हम आम भाषा में बोले तो भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई चालू होती है। तो उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में निकाला जाता है और उसके अंदर अगर वो फिर भी नहीं आता है तो कोर्ट एक अलग स्टेप लेती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसको अटैच करती है। लेकिन अगर हम अपने ट्रायल की बात करें तो ट्रायल रुक जाता है, क्योंकि जब तक अपराधी ना, हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग होगी क्रिमिनल ट्रायल में वो अपराधी की मौजूदगी में होगी। तो इसलिए क्योंकि वो मौजूदगी नहीं होगी तो वो क्योंकि गायब हो गया है, तो जैसे ही वो जब हमें दोबारा से पुलिस को मिलेगा तो उसके बाद में प्रोसीडिंग्स फिर दोबारा से चालू हो जाएंगी। यानी आपका ये कहना है कि सारी जो प्रक्रिया के बाद में अगर अपराधी हमें मिलता है तो वही प्रक्रिया पुनः उसी तरह से आरंभ हो जाएगी जहां पर वो प्रोसीडिंग रुकी थी, जहां रुकी थी वहीं से दोबारा से उसी स्टेज से चालू हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होता कि सिर्फ केस रजिस्टर करके और नहीं मिला, PO डिक्लेयर पूरा कर दिया है। PO डिक्लेयर होने के बाद भी जी पुलिस वही इन्वेस्टिगेशन में उसकी जांच करती रहती है जी जी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम केस को खोलने की बात करते हैं तो दो तरह से होता है, एक होती है जांच इन्वेस्टिगेशन और एक होता है कि जब आप तथ्य, जब एविडेंस सारा आ गया, एक फैसला आ गया, फैसले के बाद जो है केस को रीओपन करना जी। तो जहाँ तक उसकी बात है कि जब भी पुलिस के सामने कोई जैसे कोई FIR आई, उसको इतला आई, उसके बाद फिर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद एक चार्जशीट आती है। चार्जशीट में कई बार ये होता है कि पुलिस को लगता है कि इसके खिलाफ कोई मटेरियल है ही नहीं, तो वो केस क्लोजर की जो है क्लोजर की रिपोर्ट फाइल करते हैं और उस रिपोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है उसका अपर हैंड रहता है, उसको ये देखता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कि क्या ये केस सही उसमें इन्वेस्टिगेट हुआ है और ये क्लोजर के लायक है या नहीं है। और उसमें जो है वो अभियुक्त की मौजूदगी में ही कई बार ये देखा जाता है और जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट भी जो है उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर सकता है अगर उसको लगता है कि इसमें जांच में जो है वो कमी रह गई है और ये जो केस क्लोजर फाइल किया जा रहा है वो गलत फाइल किया है। तो उसमें जो है जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उसको री इन्वेस्टिगेशन करने का भी उनका पावर है जी जी, तो उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता तो सेशन कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि आप एडिशनल एविडेंस इसको दोबारा इसमें जो है आप इसको जांच दोबारा कीजिए उसकी जी जी। और अब रही केस है जब एविडेंस आ गया तो एविडेंस जब है फिर कोर्ट देखती है, उसके बाद फैसला देती है, तो उसमें जो है जो तथ्य मौजूद थे या चेंज हो गए या पता ही नहीं लगा तो उसमें जो है री एग्जामिन करने की ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी जा सकती है जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक मर्डर हुआ जी, FIR आई
और उसके बाद ये था कि डेड बॉडी जो है वो मिली नहीं, क्योंकि वो कहीं अंडरग्राउंड कहीं छुपा दी गई, जी घर के आंगन में छुपा दी गई, उसका कुछ पता नहीं लग पाया। और उसके बाद उसने वो मकान बेच दिया। और मकान बेचने के बाद जब जिसने नए आदमी ने उसको खरीदा और जब वो अपने घर में आने लगा और उसको चेंज कराने लगा या कुछ भी कराने लगा, तो उसको वहां पे कुछ शक हुआ। तो जब उसने वहां की खुदाई कराई तो डेड बॉडी आ गई। तो उधर वो केस एक तरफ क्लोज हो चुका था क्योंकि वहां कुछ मिला नहीं। जी जी लेकिन जब क्योंकि और वहां पे इन्वेस्टिगेशन रुक गई, थम गई। लेकिन जब ये नया आदमी आया तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकता है, सबको कह सकता है कि ये डेड बॉडी यहाँ से मिली है, इसलिए इसकी दोबारा जांच की जाए। तो इस तरह से जब हालात बदलते हैं तो उसमें जो है केस को री एग्जामिन किया जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करण जी, आपसे एक सीधा सा सवाल है, चूंकि हमारी आज की चर्चा में आज पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कि जैसे अभी आशीष साहब ने बात बताई, सुनील गोयल जी ने बात बताई कि किस तरह से क्या प्रोसीडिंग है, क्या हमें करना चाहिए या किस तरह से मान्य कोर्ट करता है। तो आप पुलिस से हैं, तो ऐसे वाक़े आपके साथ, आपकी लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा की जो जॉब है, एक प्रैक्टिकल जॉब है, इन्वेस्टिगेशन की जो जॉब है, इसमें कई सारे वाक़े कभी ना कभी आए होंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि वो जो केसेस है एक तरह से बंद है, या सर कह रहे थे कि स्टोरेज है, अगर उस अपराधी का जो उस केस में था वो पता लगता है किसी तरह, भाई ये अपराधी, ये आदमी इस केस में था, इन्वॉल्व था किसी तरह, तो पुलिस कैसे काम करती है और पुलिस का क्या रोल है? जी करण जी। जी, पुलिस का रोल यह है कि जैसे किसी केस की अगर कोई पीओ डिक्लेयर हो जाता है, उस पीओ डिक्लेयर में ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक गजेट के थ्रू सब जगह भेजी जाती है कि इस केस में, और कोर्ट भी उसकी एक इंफॉर्मेशन है कोर्ट के अंदर लगाती है। और जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये फलाने केस में ये आदमी पीओ है, तो जो आदमी उसको पकड़ता है वो अपनी जुडिशियल में उसको पहले पेश करेगा और कंसर्न पुलिस ऑफिसर को वो इन्फॉर्मेशन देगा कि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस केस में ये पीओ है और जिसके आप आईओ हैं, और इसको हम फलानी कोर्ट में यहाँ पे इतने बजे और इस डेट पे पेश कर रहे हैं, तो आप आके अपने इस केस के बारे में बता सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो अपनी कंसर्न फाइल लेकर उस कोर्ट में उस जज साहब के सामने पेश होगा। ऐसे नहीं कि वो सीधा जाके पुलिस वाले से बात करेगा, ये मुझे हैंडओवर कर दे और मैं ले जाऊं। जी जी, तो वो एक प्रक्रिया है जो उसकी प्रक्रिया वो फॉलो करनी पड़ेगी। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये हमारे इस केस में पीओ है, मुझे इसको गिरफ्तार करने की परमिशन दीजिए। जी जी। तो जब वो गिरफ्तार करने की परमिशन चाहे तो वो कोर्ट में जो जज साहब है वो भी दे सकते हैं, नहीं तो वो एक प्रोसीजर ये होता है कि वो कंसर्न कोर्ट में अगले दिन उस मुलजिम को थ्रू प्रॉपर चैनल पेश करने के लिए भेजते हैं। तो फिर जो कंसर्न जुडिशियल होगी जिसमें वो पीओ डिक्लेयर है, तो वहां पे जाके उसको पेश किया जाएगा। तो वही एक प्रोसीजर होगा। इन्वेस्टिगेशन में जैसे हम पेश कराकर उसको गिरफ्तार करने की परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद जो एक इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर जो एक तरीका है, उसको तरीकों को अपनाते हुए फिर उसके खिलाफ हम चार्जशीट फाइल करेंगे। जी जी। और कई केसेस में ऐसा होता है जिसमें मुलजिम ही नहीं मिलते और अनट्रेस आ जाता है। अनट्रेस, बिल्कुल। तो हम अनट्रेस दिखाते हुए एक पीरियड के बाद की काफी कोशिश की और इसमें मुलजिम नहीं मिला है, तो हम उनको क्या नाम है तभी क्लोजर रिपोर्ट एक बना देते हैं कि अभी मिला नहीं है, कि जब भी कभी भविष्य में इस केस का मुलजिम कभी भी मिलेगा उसमें हम, क्योंकि कई बार क्या होता है नाम नहीं है जी, जिसमें नाम ही नहीं पता और कुछ नहीं, अनजान आदमी आके अपराध करके चला गया, और जब भी उसके बारे में कोई एविडेंस मिलेगा तो हम उस मुकदमे की कार्रवाई दोबारा से चालू कर सकते। जी जी, ये तो जो करण जी कह रही थी तो आपका मैटर रहा। सुनील जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से हम इस चर्चा में जो बात कर रहे हैं कि वो जो केसेस हैं जो किसी कारणवश या जैसे भी वो बंद हो जाते हैं, जिसमें हमें अपराधियों का पता नहीं लगता या बाद में पता लगता है, यहाँ एक सवाल, एक नया सवाल उठ रहा है कि अगर किसी पब्लिक के आदमी को पता लगता है कि इस आदमी ने ये अपराध वहाँ ऐसे ऐसे किया था, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? पब्लिक के आदमी सीधा कोर्ट में इन्फॉर्म करेगा, सीधा पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा, उसकी क्या प्रक्रिया है कि जब पब्लिक के एक आदमी को पता लगता है? जी देखिए, अगर पब्लिक के आदमी को पता चलता है कि फला कोई कहीं पर कोई क्राइम हुआ था और उस क्राइम में इस पर्टिकुलर पर्सन का हाथ हो सकता है जी, और उसके पास में कोई अगर क्रेडिबल एविडेंस है जी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्रेडिबल अगर एविडेंस है जी जी, तो वो उसकी रिपोर्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी कर सकता है, जो उसका नजदीक पुलिस स्टेशन जो भी नजदीक है, जिस एरिया में रहता है, चाहे उसने अपराध पूरे भारत में कहीं भी किया, कहीं पर भी किया हो,
जो उसका नजदीक स्टेशन है, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भी सपोज क्राइम हुआ है नैनीताल के अंदर, अब आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो नैनीताल जाएगा और वहां जाकर इन्फॉर्म करेगा। एक आम नागरिक का फर्ज इतना ही है कि अगर उसको किसी ऑफेंस के बारे में पता चलता है, रादर इसके बारे में हमारे सीआरपीसी के अंदर भी प्रोविजंस हैं कि अगर आम आदमी को पता चलता है तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर इन्फॉर्म कर सकता है कि भी ऐसे ऐसे उसको इस बारे में पता चला है। उसके बाद में फिर पुलिस उसको टेकअप करती है, वो पता करती है कि इससे रिलेटेड कोई एफआईआर दर्ज हुई। है क्या उसी थाने में हुई है या किसी और थाने में दर्ज हुई है, तो पुलिस का जो सेंट्रल डेटाबेस होता है, बाकी तो किरण जी उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डालेगी। सीसीटीएनएस ऐसा कुछ है, हाँ, जो इनका ऑल इंडिया जो एक कॉमन डाटाबेस होता है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल एनसीआरबी बोलते हैं उसको, तो वो लोग उसके साथ में मैच करते हैं कि इससे रिलेटेड एफआईआर है, तो वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो वो उस जो भी इंफॉर्मेशन उसने नागरिक ने दी है, उस इंफॉर्मेशन का जो भी वो फिर बेस्ट यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, सपोज वो क्राइम उसी की स्टेट में हुआ है और उसकी एक्सेस है कोर्ट को, कोर्ट से उसका वाकफियत है, कोर्ट में उसका आना जाना लगा रहता है, और उसको अगर इतनी भी पता है कि भी ये फला कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा था या चल रहा है, तो वो डायरेक्टली जाकर मैजिस्ट्रेट को भी ये बात बता सकता है। और उसके बाद में मैजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि उनके पास में आईओ होते हैं, नायब कोर्ट होते हैं, तो वो उससे कंसर्न इंफॉर्मेशन निकाल के उसको लिंक कर सकते हैं पर्टिकुलर केस के साथ में, और फिर उसकी जो भी आगे कार्रवाई होगी और उस पीस ऑफ एविडेंस जो भी उस नागरिक ने दिया है उसका क्या बेस्ट यूज किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज ऑल अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो मैजिस्ट्रेट है, पुलिस है, नायब कोर्ट है, प्रोसिक्यूटर है, या लिटिगेंट है, या कोई विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। और पूरे सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है कि अल्टीमेटली टू ब्रिंग द गिल्टी टू द बुक, कि भी जो भी जिसने भी अपराध किया है, जो मुलजिम है, उसको लेकर आया जाए सामने और उसके क्राइम को जो है पनिश किया जाए। तो अगर उसके अंदर एक नागरिक भी अगर अपना योगदान दे सकता है, तो हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो उसको स्वागत करता है और कोई भी आदमी इन्फॉर्म कर सकता है, चाहे तो पुलिस को कर दे या कोर्ट को कर दे। जी, सबसे बड़ी बात ये है अभी जैसे प्रौद्योगिकी और कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन सब चीजें आई हैं, तो तरक्की हुई है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है उनका बड़ा फर्ज बनता है कि वो उसको निष्पक्ष होके इन्वेस्टिगेशन करें, बारीकी से, और हाँ, किसी भी चीज़ से वो इन्फ्लुएंस ना हो, और उनको हर जो पॉसिबल चीज़ है, जहाँ संभावनाएं थोड़ी भी होती हैं, उस संभावना में आगे जाके उसके बाद कोई अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। रिपोर्ट में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट में हर चीज़ को जो भी उनको इकट्ठा होती है, इन्फॉर्मेशन, डाटा जो भी हैं, वो सब इकट्ठा करना चाहिए, और उनका भी एक प्रशिक्षण होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होती हैं, अगर उनकी अच्छी ट्रेनिंग है, सतर्कता के साथ हर चीज़ को कोर्ट के सामने लाते हैं, क्योंकि कोर्ट एविडेंस इकट्ठी नहीं करती, एविडेंस जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है। जब उसको आप एक बार कोर्ट के समक्ष लाओगे, उसके बाद फिर आता है कि कोर्ट में अब उस जो एविडेंस इकट्ठा हुआ है उसको कैसे रीड करना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे, क्योंकि उसमें क्या है कि दोनों पक्ष है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन भी है, उसके अंदर जो डिफेंस लॉयर है उनके भी अपने अपने तर्क हैं, तो उसमें ट्रायल कोर्ट है, उनके ऊपर भी ऊपर से जैसे आजकल एकेडमी, जुडिशियल एकेडमी वगैरह बनी हुई है, तो उसमें भी आता है कि जब वो अपनी जजमेंट लिखते हैं तो हर चीज़ को वो कंसीडर करें, हर पहलू पर विचार करें, उसके बाद कोई फैसला करें। ऐसी गाइडलाइंस, इंटरनल गाइडलाइंस आती रहती हैं, उनका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद फिर जो है एक जजमेंट आती है, और जब जजमेंट आती है, मान लो कोई कमी रह भी गई, तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रायल कोर्ट के अंदर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होता है, और जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के साथ साथ कानूनी जो त्रुटि है उस पर भी विचार किया जाता है। बहस दो तरफा होती है, एक होती है कि फैक्ट्स में, एविडेंस में क्या गलती है, और दूसरी क्या होती है कि जो जजमेंट्स वगैरह जो अप्लाई किया, जो कानून अप्लाई किया है, वो उसके ऊपर अप्लाई होता है या नहीं है, या और जो एविडेंस है वो क्रेडिबल है या नहीं है, जिसको हम लोग लीगल इन्फॉर्मेटिव बोलते हैं। सपोज ट्रायल कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रिलाई करके एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिसाइड कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती हैं कि सब आपने हमारी जजमेंट को साइड
साइट करके आपने ये पॉइंट तो डिसाइड कर दिया, लेकिन हमने अपनी जजमेंट में ऐसा नहीं कहा था जैसे आपने मान लिया। उसमें बड़ी एक थिन लाइन डिस्टिंक्शन थी और हमारा ऐसा कहना नहीं था, आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। टेक्निकल जैसे हम बता सकते हैं कि सपोज किसी पर्टिकुलर मैटर में सपोज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये एक छोटी कैटेगरी का ऑफेंस है, सपोज जिसमें 3 साल तक की सजा है, जिसको हम लोग एक माइनर ऑफेंस बोल देते हैं, और सपोज हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें एक लिमिटेशन का प्रोविजन है। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो मुझे लगता है शायद ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे सिविल प्रोसीजर के अंदर तो लिमिटेशन होती है कि भी आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में दावा नहीं कर सकते। सपोज आपने किसी से पैसे रिकवर करने हैं, तो अगर आपने पैसे सपोज किसी तारीख को दिए हैं, उसके 3 साल के अंदर ही आप पैसा रिकवर करने का दावा फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की कुछ प्रोविजन हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर भी है कि सपोज आपका ऑफेंस है जिसमें 3 साल तक की सजा है, तो उसमें आप 3 साल तक के अंदर ही प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हैं। और सपोज आपने लॉन्च किया, हालांकि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट होती है उनको काफी वाइड डिस्क्रिप्शन दी गई है कि अगर उनको लगता है कि ये केस ऐसा है कि इसमें उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी जुरिडिक्शन, वो लिमिटेशन पीरियड के बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिना राइडर के नहीं है, उसमें उनको रीजन देना होता है, राइटिंग में देना होता है कि वो क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, वरना तो लिमिटेशन का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। और लिमिटेशन का पर्पस इसलिए होता है कि भी लोग जागरूक रहें, समय रहते वो अपने राइट को एक्सरसाइज करें। ऐसा नहीं है कि ऑफेंस 20 साल पहले हुआ और वो अपने आराम से सोते रहे और आज 20 साल के बाद में कहें जी ये ऑफेंस हुआ था तो प्लीज कर दीजिए, वरना समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जघन्य अपराध होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जिसको देख के आदमी की जो आत्मा है वो दहल जाती है, तो उसके अंदर ये उम्मीद की जाती है कि जो जांच एजेंसी है या जो भी एविडेंस इकट्ठा होता है उसको संवेदनाओं के साथ देखा जाए, उसमें यह देखा जाए कि जो अपराध हुआ है वो अपने आप में इतना है कि जो आत्मा को हिला दे। जब उस पर जघन्य अपराध, जब उसमें जब फैसला आता है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई कि इनका जो निपटारा है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो उनको डील करते हुए कि ट्रायल कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसको संवेदनाओं के साथ उसको देखते हैं कि इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि जो प्रभावशाली तत्व होते हैं वो कोशिश करते हैं कि फैसले को किसी तरह से प्रभावित करें, तो वो भी देखा जाता है कि क्योंकि कहते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो अपने आप में बड़े सेक्रेड होते हैं, उनमें अगर किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए या उनको बदलने की कोशिश की जाए तो वो देखना काम जो अदालत का भी है, जो अदालत करती भी है, और उसमें जो है कि सही पिक्चर सामने आए, उसके बाद फैसला आए, जिससे कि पता लगता है कि न्याय वाकई ही मिले। किरण जी, इस सारी चर्चा में आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस की तरफ से? जब कोई आदमी अपराध करता है तो वो कभी भी पकड़े जाने पे ये नहीं बताता कि मैंने अपराध किया है, और वो अपने सारे तथ्यों को छुपाएगा, या अगर जो तथ्य सामने होंगे उनसे वो कहेगा ये मैंने किया ही नहीं है, ये मेरा है ही नहीं है, देन वो पहचानने से भी इनकार कर देता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए पुलिस को जब उस समय इन्वेस्टिगेशन के समय जो भी एविडेंस मिलते हैं उनको कलेक्ट कर लेता है। होता है कि कई बार 100% आपको एविडेंस नहीं मिल पाते, और जितने भी एविडेंस मिलते हैं वो अगर सबूत के लिए काफ़ी है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक लड़का एक लड़की को लेकर, नाबालिग लड़की को लेकर बालिग लड़का घर से भगा कर ले जाता है, तो जब वो भगा कर उसको लेकर गया और जब लड़की मिली जी, और वो ये कहेगा जी नहीं ये तो मेरे साथ अपने आप ही गई थी जी, ठीक है, तो जो अपने आप ही गई थी तो है तो नाबालिग ना, बिल्कुल, तो जो पॉक्सो है वो तो उसको इंटरेक्ट करेगा ही, बिल्कुल, तो वो एक एविडेंस है कि ये इसके साथ गई थी, और वो ये कहेगा नहीं जी मैं तो लेकर ही नहीं गया, मैं गई नहीं, तो वहाँ पे विक्टिम के बयान की मान्यता होगी। तो ये जो एविडेंस है अगर इतना ही है कि अगर विक्टिम ने कह दिया अपने बयान में 164 में या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, तो वो माने जाएंगे। धन्यवाद किरण जी। साथियों, आज की चर्चा में हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आसी जी, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट सुनील गोयल जी, और पुलिस विभाग से जांचकर्ता के तौर पर किरण जी, और मैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। धन्यवाद, नमस्कार।